आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स डेथ टॉपिक में लाइफ पॉलिसी का टॉपिक। देखो, लाइफ पॉलिसी नॉर्मल लेमैन की टर्म्स में बात करें तो इट इज़ अ वेरी सिंपल टर्म। पॉलिसी क्या होता है, हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं ताकि अगर या तो कुछ एक सर्टेन पीरियड ख़त्म हो जाए जब, या हमारी डेथ हो जाए उस टाइम पे हमारे जो नॉमिनीज़ हैं, हमारे जो एग्जीक्यूटर्स हैं, उनको सर्टेन पेमेंट मिल जाए, जिसके लिए हम मंथली, क्वार्टरली या पीरियोडिकली कोई भी जो एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट मेंशन हो वो पेमेंट करते हैं, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। तो उसी तरीके से जैसे मान लीजिए फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, तो सडनली किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है या अगर कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है, तो ताकि बाकी फर्म्स को, बाकी पार्टनर्स को उससे प्रॉब्लम ना हो, बाकी फर्म्स को नहीं, बाकी पार्टनर को उनसे प्रॉब्लम ना हो, इस भी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग पॉलिसीज़, फर्म्स जो है पॉलिसी लेती हैं। तो अगर जो मान लीजिए हम ले रहे हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी मीनिंग कि तीनों पार्टनर्स के लिए एक ही पॉलिसी ले ली, किसी एक की भी डेथ हो जाती है तो हम लोग को पूरा सम एश्योर्ड मिल जाएगा। और अगर हम लोग इंडिविजुअली लाइफ पॉलिसीज़ लेते हैं तो क्या होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी की जगह कई बार क्या होता है, हर पार्टनर के लिए सेपरेट पॉलिसीज़ हो जाती है, जिसका प्रीमियम, हर पॉलिसी का प्रीमियम फर्म ही पे करती है। तो अगर कुछ बेनिफिट होगा तो वो भी फर्म का ही होगा, इसलिए ये वाली पॉलिसीज़ चाहे पार्टनर की जॉइंट हो या सेपरेट हो, वो फर्म के लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। ठीक है। अब देखिए, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज़ में मान लीजिए अगर डेथ हो रही है किसी पार्टनर की, या अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, तो अगर मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, 3 में से किसी एक की डेथ हो जाती है, तो जो पार्टनर की डेथ हुई है उसकी पॉलिसी का तो पूरा अमाउंट मिल जाएगा फर्म को, जिसमें से डिसीज्ड पार्टनर का शेयर उसे मिल जाएगा, और बाकी पार्टनर्स की पॉलिसी का फुल अमाउंट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी पार्टनर्स अभी भी जिंदा हैं, उनकी डेथ नहीं हुई है। तो इस केस में जो डिसीज्ड पार्टनर है उनको बाकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू का शेयर मिलेगा। आई रिपीट, अगर डेथ की केस में जो पार्टनर की डेथ होती है उसकी पॉलिसी का तो पूरा अमाउंट मिलेगा, पूरा अमाउंट फर्म को मिलेगा, जिसमें से डिसीज्ड पार्टनर का शेयर उसको मिल जाएगा। और सिंस बाकी पार्टनर्स की अभी डेथ नहीं हुई है, तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, उसके लिए हम लोग सरेंडर वैल्यूज कंसीडर करेंगे। ऐसे ही अगर रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट के केस में तो पार्टनर की डेथ तो नहीं हुई है, तो हमें पॉलिसी का पूरा अमाउंट तो नहीं मिल सकता, तो इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, सभी पार्टनर्स की सरेंडर वैल्यूज कंसीडर करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे सरेंडर वैल्यू का मीनिंग वैसे क्या होता है, सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं पॉलिसी मैंने ली हुई है, किसी सर्टेन टाइम पे अगर मुझे ऐसा लगता है कि डैट मैं पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना चाहती, तो क्या होगा, उस टाइम पे मेरी जो मिनिमम पेमेंट, मिनिमम अमाउंट जो मुझे मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। अगर हम सोचते हैं कि भाई हमें अपनी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करनी, तो उस टाइम पे हमें सरेंडर वैल्यू की, उस टाइम पे हमें जो अमाउंट मिनिमम मिलेगी, दैट इज आवर सरेंडर वैल्यू, मिनिमम एश्योर्ड वैल्यू, राइट। तो क्या होता है, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कोई पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो पूरा अमाउंट फर्म को मिल जाएगा, प्रीमियम तीनों मिलके पे कर रहे थे, तो इसलिए जो पैसा आएगा वो भी तीनों में बटेगा, लेकिन हम खाली डिसीज्ड पार्टनर की बात कर रहे होते हैं तो उसको मिल जाएगा उसका शेयर। और बाकी पार्टनर्स का जो जिनकी हमें पूरी अमाउंट नहीं मिल रही, लेकिन उनका प्रीमियम भी तो ये डिसीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट में से भी तो जा रहा था ना, तो इसलिए हम उनकी सरेंडर वैल्यूज को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है। और इसके अलावा 2 केसेस और होते हैं कि अगर सरेंडर वैल्यू बुक्स में अपीयर नहीं कर रही, बुक्स में अपीयर नहीं कर रही मतलब कि वो एक तरीके से एसेट में शो नहीं हो रही, तो क्या मिलेगा डिसीज्ड पार्टनर को, वही सरेंडर वैल्यू में शेयर मिल जाएगा, और सरेंडर वैल्यू का शेयर मिलेगा। और उसके बाद क्या होगा, पॉलिसी जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी पॉलिसी का जो भी अमाउंट मिलेगा उसका शेयर, मतलब क्योंकि पहले से ही एसेट में कुछ भी शो नहीं हो रहा था, तो अगर सरेंडर वैल्यू पहले से कुछ भी शो नहीं हो रही और पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसकी पॉलिसी से पूरा अमाउंट जो आएगा उसमें शेयर, और बाकी पार्टनर्स की सरेंडर वैल्यू में शेयर।
और अगर सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी बुक्स में अपियर कर रही है मतलब एसेट में आप उनको ऑलरेडी दिखा रहे हो, तो डैट मीन्स वो ऑलरेडी पार्टनर को एक तरीके से मिल ही चुकी होंगी। दिखा रहे हो मतलब उनका बेनिफिट पार्टनर को मिल ही रहा होगा पहले से, तो उस केस में सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि वो पहले से ही बिकॉज सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी शो हो रखी थी, तो वो नहीं मिलेगा। बस जो पॉलिसी का अमाउंट है उसका शेयर मिल जाएगा, लेकिन उसमें से हम सरेंडर वैल्यू को रिड्यूस कर लेंगे। ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इसकी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ABC पार्टनर्स थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:2:1। फर्म ने सबकी अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी थी जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करने का मतलब होता है कि ये सरेंडर वैल्यू अपीयर नहीं कर रही थी, मतलब सरेंडर वैल्यू वर नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स। तो देखिए ए की पॉलिसी अमाउंट 2 लाख थी, सरेंडर वैल्यू 80,000 थी। क्या मतलब हुआ कि अगर इस पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे, अगर हम पॉलिसी डिसकंटिन्यू करते हैं तो केवल कितने रुपए मिलेंगे, 80,000 रुपये। उसी तरीके से बाकी दोनों पार्टनर्स की भी दी हुई है। और कह रखा है 2 केसेस दे रखे हैं, अगर 15 तारीख को सी की डेथ हो जाती है तो क्या एंट्रीज करेंगे, और अगर 15 तारीख को सी की रिटायरमेंट हो जाती है तो क्या एंट्रीज करेंगे। 2 अलग अलग केसेस आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो देखिए सबसे पहले हम डेथ का केस करते हैं। इफ सी डाइज, अब नाउ यू सी, अगर सी की डेथ हो जाती है तो पहली चीज पॉलिसी का, उसकी पॉलिसी का हम लोग को पूरा अमाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। यस बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है तो उसकी पॉलिसी का पूरा 1.5 लाख रुपए हम लोग को मिल जाएगा। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगेंगे तो एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी, क्योंकि लाइफ पॉलिसी के बदले हम पैसे मांग रहे हैं। 1,50,000 हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगेंगे। अब देखो इस पॉलिसी, बेशक ये सी की पॉलिसी है लेकिन इसका प्रीमियम तो तीनों पार्टनर मिलके कर रहे थे, तो जो ये 1.5 लाख रुपए हैं वो तीनों पार्टनर्स को मिल जाएंगे क्योंकि प्रीमियम भी तीनों मिलके पेमेंट कर रहे थे। तो इसकी एंट्री हो जाएगी फिर लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट to A's capital, to B's capital, to C's capital, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डैट इज 3:2:1। 1,50,000 जो है पार्टनर्स में रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो आएगा 75,000, 50,000 एंड 25,000। ठीक है, क्योंकि सी की डेथ हुई है तो उसकी पॉलिसी का पूरा अमाउंट मिलेगा और वो प्रीमियम, वो अमाउंट तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि प्रीमियम की पेमेंट तीनों पार्टनर्स कर रहे थे। अब देखो सी के एग्जीक्यूटिव्स क्या बोलेंगे, उनको ये तो मिल गया, चलो 25,000 रुपये उसके शेयर के मिल गए। जो ए और बी की पॉलिसीज थी इनका प्रीमियम भी तो सी के शेयर में से भी जा रहा था, मतलब इनकी पॉलिसीज का प्रीमियम भी तो तीनों दे रहे थे ना। तो सिंस इनकी डेथ नहीं हुई है तो इनकी पॉलिसी के पूरे पैसे तो हमें आ नहीं सकते, तो हम कितने में से शेयर देंगे इनको, 80 और 1 लाख रुपए, यानी कि हम कितने में से शेयर दे देंगे, 1,80,000 में से सी का शेयर पे कर देंगे। तो देखो सरेंडर वैल्यू में सी का शेयर कितना आएगा, 1,80,000। 1,80,000 कैसे आया, ए की सरेंडर वैल्यू प्लस बी की सरेंडर वैल्यू, तो 1,80,000 में से सी का शेयर दैट इज 1/6, तो ये आ जाएगा 30,000। सी को ड्यू, सी को सरेंडर वैल्यू में से कितनी पेमेंट मिलेगी, 30,000 की। और देखो अभी इंश्योरेंस कंपनी क्यों देगी, क्योंकि बिकॉज ये पॉलिसी तो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी का ए और बी की पॉलिसीज में कोई लिंक नहीं है, तो ये जो सी के 30,000 रुपये हैं ये कौन पे कर देगा, ये ए और बी फिलहाल अपने कैपिटल से पे कर देंगे। तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, तो वो ये एंट्री हो गई ना, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सिंस इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी और डिटेल मेंशन नहीं थी, तो जैसे 3:1 इनकी ओल्ड रेशो थी 3:2:1, जिसमें से सी रिटायर हो गया था, तो न्यू रेशो भी 3:2 बन जाएगी बची हुई, और गेनिंग रेशो भी आपकी 3:2 बन जाएगी। डैट मीन्स दिस 30,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशो विच इज 3:2। तो दिस विल बी 18,000 एंड 12,000। ये ए और बी क्यों देंगे,
क्योंकि अभी इनकी पॉलिसी की पेमेंट कंटिन्यू रहेगी, तो इंश्योरेंस कंपनी तो कोई भी पैसा फिलहाल नहीं देगी, क्योंकि ना तो इनकी डेथ हुई है ना ये पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो सी के शेयर का है पैसा 30,000 रुपये, वो फिर कौन पेमेंट कर देगा? ए और बी पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, अगर नेक्स्ट केस, अगर सी रिटायर हो जाता है तो अब देखो, डेथ के केस में क्या था? डेथ के केस में तो सी की पूरी पॉलिसी का पैसा हम लोग को मिल रहा था। अब सी अगर रिटायर हो रहा है तो पूरा पैसा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सी की डेथ नहीं हुई है। तो इस केस में ए और बी क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे हमारी पॉलिसी तो जो थी वो थी ही, उसमें तो उसका शेयर सरेंडर वैल्यू का ही आएगा। ए और बी बोलेंगे कि आप फर्म छोड़ के चले जाओ, आपकी पॉलिसी अगर हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो भी सरेंडर वैल्यू में से आपका हिस्सा बनेगा। 1.5 लाख तो किसी भी हालत में इन लोग को मिलेंगे ही नहीं। तो ए और बी क्या करेंगे? ए और बी बोलेंगे कि हम आपकी पॉलिसी कंटिन्यू कर लेते हैं, या तो आपकी पॉलिसी को अपनी में कन्वर्ट करा लेते हैं और हम देख लेंगे बाद में जो भी हमें करना होगा। फिलहाल आप इस 45,000 का जो कि सरेंडर वैल्यू है उसमें से अपना शेयर लेकर आप चले जाइए। तो क्या करेंगे? सी की रिटायरमेंट होएगी तो तीनों की आप सरेंडर वैल्यूज़ का टोटल कर देंगे, ए की सरेंडर वैल्यू प्लस बी की सरेंडर वैल्यू प्लस सी की सरेंडर वैल्यू, तीनों की सरेंडर वैल्यू का टोटल करके आपका आएगा 2,25,000, जिसमें से सी का शेयर डैट इज़ 1/6। तो सी को टोटल अमाउंट ड्यू कितनी मिलेगी? 37,500, जो कि कौन पे कर देगा? ए और बी पे कर देंगे। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू, C is capital, in which ratio? Again the same, in gaining ratio which is 3:2। तो ये आ जाएगी 22,500 and 15,000। क्यों करा? क्योंकि किसी भी डेथ तो हुई नहीं है किसी की भी, तो इंश्योरेंस कंपनी तो पूरी वैल्यू तो देगी नहीं। तो कितना मिलेगा इसको? सरेंडर वैल्यूज़ का शेयर ही मिलेगा, और जो ए और बी दे देंगे, क्योंकि वो सारी पॉलिसीज़ को भविष्य में कंटिन्यू कर लेंगे, फ्यूचर में उन्हें जो लेना है वो ले लेंगे। इस टाइम सी को जितनी अमाउंट ड्यू हो रही थी फिलहाल उन्होंने उसको पे कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी पार्टनर्स थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 5:3:2। उन सबकी सेपरेट लाइफ पॉलिसीज़ थी, जिन सबकी सरेंडर वैल्यूज़ 40, 32 एंड 24,000 थी, और ये सरेंडर वैल्यू 40% थी सम एश्योर्ड की। सम एश्योर्ड होता है जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तब कितना अमाउंट मिलता है। तो ए की डेथ हो जाती है, तो देखो जब ए की डेथ अगर होती है, तो अगर हम डेथ का केस देखेंगे तो ए का तो पूरा पैसा आएगा। आपको ये पता है कि ए की सरेंडर वैल्यू है 40,000, और ये 40,000 40% ऑफ सम एश्योर्ड है। तो हम सम एश्योर्ड निकाल सकते हैं। सम एश्योर्ड हमारा कैसा आएगा? किसी चीज़ का 40% अगर 40,000 है तो 100% कितना होगा? तो ए का सम एश्योर्ड 1 लाख आएगा, जो हम इंश्योरेंस कंपनी से मांग लेंगे। उसके बाद बी और सी, इनकी तो डेथ नहीं हुई है, तो इनकी केवल सरेंडर वैल्यू कंसीडर होगी, दैट इज 32,000 एंड 24,000। ठीक है। अब एक चीज देखिए, आपको क्वेश्चन कह रहा है सरेंडर वैल्यू अपीयरिंग, पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। तो जब सरेंडर वैल्यू आपको क्वेश्चन मेंशन करता है कि जब सरेंडर वैल्यू अपीयर होती है बुक्स में, तो हम केवल पॉलिसी अमाउंट को कंसीडर करते हैं, वो भी सरेंडर वैल्यू को रिड्यूस करने के बाद, क्योंकि सरेंडर वैल्यूज जो तीनों की सरेंडर वैल्यूज हैं, ए की 40, बी की 32 एंड सी की 24, ये ऑलरेडी अपीयर थी, तो इनका बेनिफिट तो ऑलरेडी मिल चुका होगा। अब हमें जो एक्स्ट्रा का पैसा है केवल उनको कंसीडर करना है। हमें इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपए ए की पॉलिसी के नाम के आएंगे, जिसमें से सरेंडर वैल्यू जो ए की थी 40,000, उसका बेनिफिट तो तीनों लेके जा चुके हैं, तो केवल अब बेनिफिट इज 60,000 रुपये का मिलेगा। ठीक है, क्योंकि तीनों की सरेंडर वैल्यूज का तो आप लोग बेनिफिट हम लोग ले चुके हैं तीनों पार्टनर्स, तो ए की अब सरेंडर वैल्यू का कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसकी पॉलिसी पूरी आ गई। तो जिस 1 लाख की पूरी पॉलिसी थी, जिसमें से 40 का बेनिफिट ये लोग ले चुके थे, तो केवल कितना बचा? 60,000 रुपये बचेगा, जो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम भी तीनों ने पे किया है। तो सबसे पहले हम इंश्योरेंस कंपनी से तो पूरे ही पैसे मांगेंगे, इंश्योरेंस कंपनी तो पूरे देगी ना 1 लाख। ये तो इनकी अंदर की बात है कि इन्होंने बेनिफिट ले रखा था पहले ही उसका,
और टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट। और ये लाइफ पॉलिसी, लेकिन लाइफ पॉलिसी केवल 60,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि 40,000 का बेनिफिट पहले तीनों पार्टनर्स ले चुके हैं, क्योंकि वो तीनों पहले से ही बैलेंस शीट में अपीयर कर रही थी, एंड ये आपका ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ओल्ड रेशो आपकी 5:3:2 है, तो ये आपका आ जाएगा 30,000, पूरा लिखेंगे पेपर में जीरो लगा के, 18,000 एंड 12,000। ठीक है, सरेंडर वैल्यूज का इनका कुछ भी नहीं होगा। और जो ये आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, इट इज गिवन जस्ट टू कंफ्यूज यू पीपल, तो इसको प्लीज कंसीडर ना करें, दिमाग से काम ले। सिंपल हमारे पास यही होता है कि अगर डेथ हो जाती है तो डाइंग पार्टनर्स की पॉलिसी का पूरा शेयर आएगा, बाकी की सरेंडर वैल्यूज, और अगर रिटायरमेंट होती है तो सबकी सरेंडर वैल्यूज कंसीडर होंगी। उसके बाद अगर बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू अपीयर नहीं कर रही होती है तो सेम होगा कि भाई जो डेथ डाइंग पार्टनर्स है उसका पूरा पैसा आ जाएगा, पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड, और बाकी की सरेंडर वैल्यू। लेकिन अगर सरेंडर वैल्यू बुक में अपीयर कर रही होती है तो केवल पॉलिसी अमाउंट कंसीडर करेंगे, वो भी सरेंडर वैल्यू का अमाउंट डिडक्ट करके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।